तुझे बारिश बड़ा याद करती है, आज भी तुझसे मेरी बात करती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रिंस सर। बहुत सारा मैसेज घचा घच आप लोग कर रहे थे कि सर सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं डाल रहे हैं, सर ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, सर ऑब्जेक्टिव वीक पड़ रहा है। सुन लिया मैंने, और आज आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं अब सेकंड नंबर चैप्टर का, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। उसके सारे इंपॉर्टेंट और मुख्य ऑब्जेक्टिव के साथ सारे ऑब्जेक्टिव का व्याख्या सहित उत्तर हम लोग यहां देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग सारा वीडियो मन लगा के देखिएगा, पूरा एकदम पक्का वादा करता है इससे भरी तो आएगा नहीं। खैर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ा मेहनत से बनता है वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा नहीं लगे तो इग्नोर मार दो, ठीक है ना। पसंद है तो लाइक भी मार देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के बीच में। पहला नंबर क्वेश्चन मैंने लेके आया हूं कि विद्युत विभव जो होता है कैसी राशि होती है। अच्छा, विद्युत विभव तो मैंने पढ़ा रखा आपको कि यह एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लेके आने में किया गया कार्य होता है। और हमने पढ़ाया था कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू समथिंग, ऐसा कुछ। हाँ, V इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था। ऐसा हुआ था ना। तो ऐसे में जब V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है तो सवाल आता है सर कि ये भी W कार्य अदिश है और ये भी अदिश है। जब ये और ये अदिश राशि हो गए तो ये तो अदिश होगा ही होगा। हाँ, तो इसीलिए हम कहेंगे कि भैया विद्युत विभव जो है वो अदिश राशि है। रिमेंबर ऑलवेज, विद्युत विभव जो होती है अदिश राशि होती है। दूसरा नंबर सवाल है कि सर विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है। ये विद्युत फ्लक्स चूंकि फर्स्ट चैप्टर में ही था, लेकिन फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में मैंने इसका लेक्चर नहीं दिया था, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं दिया था, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसमें इसको दे दूँ। ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। फाई इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाया है फर्स्ट नंबर चैप्टर में जब विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे थे कि फाई बराबर ई डॉट ए होता है। तो दो सदिश राशियों का जब अदिश गुणा किया जाता है, याद करो मैंने पढ़ाया है, जब दो सदिश राशियों का जब आप अदिश गुणा करते हो तो रिजल्ट अदिश आता है। यह अदिश गुणा है, डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट जो भी आएगा अदिश आएगा। इसका मतलब कि सर हमारा विद्युत फ्लक्स भी अदिश ही है, तो एकदम विद्युत फ्लक्स भी आपका अदिश ही है। तीसरा सवाल है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। अच्छा, यहां पे देख लो जरा, विद्युत फ्लक्स का यहां से हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, ऑप्शन में झांको कहीं नहीं दिख रहा है। वोल्ट मीटर, और वोल्ट और मीटर के टर्म में है। अच्छा, तुमको याद होगा तो इसको हटा ही डालो। तुमको याद होगा कि E बराबर dV बाई डी आर होता है, E बराबर माइनस dV बाई डी आर। तो यहाँ पर मैंने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ से एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे कि 1 मीटर से 1 मीटर खत्म करो, यहाँ वोल्ट और यहाँ मीटर। तो तुम्हारा मालूम चला कि विद्युत फ्लक्स का एक और सर मात्रक मिल गया हमको, वोल्ट मीटर। क्या मिल गया? वोल्ट मीटर। कैसे आया वो आप देख सकते हो, वोल्ट मीटर। सो आंसर इज ए, विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वोल्ट मीटर हो सकता है। एक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब भी है, याद रखना, उसको भूल नहीं जाना है। ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग दूसरा अल्टरनेटिव के बारे में सोचे हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब भी होता है। अब इसका क्वांटम क्या? अच्छा, क्वांटम पढ़ा है तुमको? क्वांटम में मैंने बताया था कि कोई भी वस्तु पर जाने वाला जो आवेश होता है वो हमेशा बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब कि हमेशा जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको भैया, 2 3 4 5 6 7 पूर्ण संख्या के रूप में होगा। हाँ, तो क्वांटम का मतलब होता है आवेश का क्वांटम कि सबसे न्यूनतम संभव आवेश का मल्टीपल होगा। तो न्यूनतम संभव आवेश एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो आंसर इज ये। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा देख लेना इसको अच्छा से, हो सकता है ये पूछ दे। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं यहाँ पे लिखाऊंगा ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तुम इसको नोट कर डालो जल्दी से, जरा नोट कर डालो तुरंत। अभी का क्वेश्चन जो है, अभी आप लोग देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र E तथा विभव में क्या संबंध होता है। हालांकि ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है। विभव प्रवणता आप टॉपिक पढ़े होंगे जिसमें मैंने पढ़ाया E बराबर माइनस dV बाई डी आर या dV बाई डी एक्स, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। मैंने विभव प्रवणता के नाम से ये टॉपिक पढ़ाया था आपको, विभव प्रवणता। आप कॉपी में देखोगे आपको एकदम मिल जाएगा, खूब बढ़िया से मैंने इसको प्रूफ कराया है। तो E बराबर माइनस बाई dV बाई, देखो इसमें सेलेक्ट करो ए नंबर। ठीक है, ओके।
विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि धारिता का मात्रक जो होता है फैराड होता है, याद रखना। वोल्ट तो विभव का होता है, न्यूटन बल का होता है, एम्पियर धारा का होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ये किसका है? विभव। ये किसका है? बल। ये किसका है? धारा। देखो जो चीजें है ना वो आप, और ये जो है वो किसका है? तो धारिता का है। याद रखना, हमेशा याद रखना इसको कि विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है फैराड होता है। अगला सवाल है, वायु में गोलीय चालक की धारिता। वायु में गोलीय चालक की धारिता, वायु में गोलीय चालक की जो धारिता होती है, तो गोलीय चालक की धारिता मैंने आपको पढ़ाया है, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। गोलीय चालक की धारिता मैंने पढ़ा रखी है, आप देखोगे कॉपी में पढ़ोगे आपको एकदम बढ़िया से खूबसूरत सा मिलेगा ये। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हालांकि ये वीडियो में भी है। तो यहाँ से मालूम चला कि C जो है R के समानुपाती है, किसके? त्रिज्या के। तो कहाँ है त्रिज्या? ढूंढो 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 ढूंढ लिए, बी नंबर। अगला सवाल है, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ दिया। ओके, खूब बढ़िया है सर। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ दिया और जोड़ दिया, ये इनके बीच में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। धारा प्रवाहित नहीं हो रही है बबुआ। दो वस्तुओं या दो बिंदुओं के बीच में धारा अगर 0 है, इसका मतलब कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज बराबर। दो बिंदुओं के बीच में अगर वोल्टेज बराबर हो, यहाँ भी 10 वोल्टेज यहाँ भी 10 वोल्टेज, तो इनके बीच से कोई करंट नहीं जाएगा। याद रखना, ये मैंने आपको बताई है, 3 नंबर चैप्टर में बताया था ना मैंने। हालांकि ऐसे में तुम कह सकते हो कि आवेश भी बराबर होता है, तो आवेश का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन यहाँ धारा का नाम दे दिया है। ठीक है ना, कि धारा प्रवाह। अगर तुमसे कहता ना कि आवेश का प्रवाह नहीं होता, तो आवेश का प्रवाह नहीं हो, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच आवेश प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका मतलब कि दोनों पर आवेश बराबर है। अगर धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसका मतलब कि दोनों का विभव समान है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो तुम ये जानो कि संधारित्र का फॉर्मूला होता है C बराबर, देख लो भैया हमने प्रूफ करा रखा है आपको, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये फॉर्मूला है। मतलब कि सर ये दो चीजों पे ही डिपेंड करता है, एक प्लेट के क्षेत्रफल पर और दूसरा प्लेट के बीच की दूरी पर। तो प्लेट का क्षेत्रफल देखो इसमें है नहीं है। अच्छा, प्लेट की आकृति बदल जाएगी तो प्लेट का क्षेत्रफल नहीं बदल जाएगा क्या? एकदम बदल जाएगा। प्लेट का आकार बदल दिया जाए तो भी प्लेट का क्षेत्रफल बदल जाएगा। यानी कि इस पर भी निर्भर कर गया और इस पर भी निर्भर कर गया। प्लेट के बीच की दूरी पर एकदम, यहाँ पर सर प्लेट की दूरी बढ़ाइएगा तो धारिता कम हो जाएगा। आवेश इसमें कहीं नहीं है जो कि C नंबर में है, तो हम आराम से कह लेंगे कि भैया ये जो है हमारा आंसर जो है C है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नोट करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि एक धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाए तो आवेश की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देखना है। स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी, बढ़ जाएगी? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि स्थितिज ऊर्जा जो है वेरी कैसे करती है। अच्छा, ये देखो, ये जमीन है और जमीन से हम 2 मीटर की ऊंचाई पे हैं। ठीक है, जमीन से हम 2 मीटर की ऊंचाई पे हैं। अब हम इसको 1 मीटर और बढ़ा दिए, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, कैसे बढ़ गई? देखो, ये बढ़ गई ना, तो अब उतना ही तेजी से गिरेगी। स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है? जितना ज्यादा ऊर्जा संचित हो जाए, और जितना ज्यादा ऊर्जा संचित हो जाएगा तुम उतना ही ज्यादा तेज दौड़ सकते हो। उसी तरीके से वस्तु के साथ भी होता है, जितनी ऊंचाई पर ले जाओगे छोड़ने के बाद उतनी ही तेजी से गिरती है। मतलब कि ऊंचाई बढ़ाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जा रही है और उस स्थितिज ऊर्जा के बढ़ जाने के कारण से वो तेजी से गिरेगी। ये वाला जो मतलब ये कंसेप्ट जो है ना, उसको दिमाग में रखो तो ये चीजें समझ में आएंगी। एक आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जा रहा है। अच्छा सुनो ना, यहाँ 2 वोल्ट है और यहाँ 10 वोल्ट है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ से हम यहाँ लेके गए। तो एक बात बताओ, W बराबर क्या होता है? Q इंटू क्या होता है? V होता है। हाँ, तो थोड़ा पॉज करके अपने से ट्राई कर सकते हो, पॉज कर सकते हो और पॉज करके अपने से तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि W बराबर Q इंटू V। अब अधिक वोल्टेज की ओर ले जाओगे तो अधिक काम करना पड़ेगा, अधिक वोल्टेज की ओर ले जाओगे, V ज्यादा होगा तो अधिक काम करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा काम करोगे वह काम ही स्थिति ऊर्जा हो जाती है। क्योंकि अधिक ऊर्जा की ओर ले जा रहे हैं, अधिक विभव की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहा है, मतलब कि वोल्टेज ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा तो वर्क ज्यादा होगा, और वर्क ज्यादा होगा इसका मतलब कि स्थिति ऊर्जा भी ज्यादा होगी। किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा होता है, तो कार्य
तुम देख लो कि कार्य क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है। अगर कार्य ज्यादा होगा इसका मतलब कि हमारी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अगर कार्य कम होगा तो इसका मतलब कि स्थितिज ऊर्जा कम घट जाएगी। तो यहाँ पे वर्क ज्यादा लग रहा है तो स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, सिंपल है। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जाने पर, अच्छा एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जाने, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन बोल रहा है ना कि एक दूसरे के पास ले जाना है, तो इस एक दूसरे के पास ले जाने के लिए तुमको काम करना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ये दोनों भाग रहे हैं ना, हम ना जीव तारा धसुर के ले जाएगा पड़ी, तो काम आपको फिर ज्यादा करना पड़ रहा है। काम अगर ज्यादा करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा फिर बढ़ेगी, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ले जाना पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि हमको काम ज्यादा करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को एक दूसरे के पास आ रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपको देखो इसमें अट्रैक्शन होगा और इसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप सटने लगेंगे। आपका काम जो है ना कम करना पड़ेगा, काम जब कम करना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी, घटेगी। देखो एकदम बढ़िया सा कंसेप्ट है, इसको दिमाग में बिठा कर रखोगे तो इस पर सवाल गलती नहीं होने वाला। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, ओ हो, संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना है, हम लोगों ने जोड़ना सीखा है, ऐसा कुछ होता है। देखो ये संधारित्र पहला, ये दूसरा और ये रहा तीसरा, ठीक है। ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अगर इसमें तुम आवेश Q देते हो तो आवेश 3 भाग में बढ़ जाता है, Q1, Q2, Q3, लेकिन सारे एक ही जगह से स्टार्ट है और एक ही जगह पे खत्म है, सबका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है, इसी कारण से इनका विभवांतर हमेशा समान रहता है। और ये देखो इनका स्टार्टिंग पॉइंट और इनका एंडिंग पॉइंट, इनका स्टार्टिंग इसका एंडिंग सबका अलग अलग है, तो सबका इसका वोल्टेज जो है ना अलग अलग होता है। इसमें देखो आवेश जो दोगे ना इस पर समान रहेगा। ये मैंने एकदम लिखवाया है, आप देखो जब कॉपी तो उसमें लिखवाया मैंने कि श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जोड़े जाते हैं तो सभी पर आवेश बराबर रहता है, लेकिन जब समांतर क्रम में संधारित्र को हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें सभी आवेशों सभी संधारित्रों का विभवांतर समान रहता है। सवाल देखो, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समान रहता है क्या? आवेश ना, श्रेणी क्रम में आवेश, अच्छा धारिता ना, बिल्कुल नहीं, विभवांतर एकदम दिमाग में आ गया कि सर हाँ सही है, ठीक है। तो ये था हमारा। अब देखो कह रहा है कि 3 संधारित्रों को धारिता C है, 3 संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ा, मतलब ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। इसको मिटा दो ना, इसी पे खींच देते हैं, ठीक है। सबका धारिता जो है क्या है? CCC है, CCC है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, अच्छा श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तुमको क्या मालूम होता है? 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ऐसे नहीं करते हो? यही हमारा प्रोसेस ही है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो इस तरह से जोड़ते हैं संधारित्र को, प्रतिरोध का उल्टा होता है ये। तो ये सब CC है तो सब CC कर दो, हाँ 1/CS = 3/C। अच्छा पलटोगे ना भाई, पलटोगे ना, CS निकालना तो CS को ऊपर 1 को नीचे, तो CS/1 CS बराबर C को ऊपर 3 को नीचे, C/3 आंसर। कौन सा नीचे? C/3 कहाँ है? यहाँ है, तो ये रहा तुम्हारा C/3 आंसर। नोट कर डालिए इसको जल्दी से भाई, आगे देखते हैं फिर। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि यदि शीशे की पट्टी को संधारित्र की प्लेटों के बीच में डाल दिया जाए तो धारिता क्या होगा? मतलब धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे ये देखो एक संधारित्र, ये संधारित्र, मतलब जैसे 2 प्लेट है, ये दोनों के बीच में अभी हवा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ? हवा भरा हुआ है। तो जब दोनों के बीच में हवा भरा हुआ है तो फॉर्मूला होता था ε0A/d, लेकिन जैसे ही इसमें कोई परावैद्युत भर दिया था, चाहे वो शीशा हो, माने लकड़ी हो, कोई भी परावैद्युत हो, तो उसकी धारिता जो थी ना वो K टाइम्स बढ़ जाती थी, K से मल्टीप्लाई हो जाता था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ ही रहा होगा क्योंकि बारिश बहुत याद करती है, हैं? तुझे बारिश बड़ी याद करती है, कोरोना भी बहुत याद कर रहा है आजकल, इसलिए बाहर ना जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, आनंद उठाएं, पढ़ाई का मजा लेते रहें। किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव, अरे दैया, अरे मेरे भैया, विद्युत विभव ना, हाँ विभव, तो तुमको तो मालूम है ना भी, एक्सियल हम आपको पढ़ाए होंगे और मैंने पढ़ाया होगा 1/4πε0 p/r², ऐसे कुछ नहीं नहीं नहीं,
मुझे ऐसा लगता है कि जनरल कंडीशन में जो होता है ना आर और एंगल थीटा पर ये फॉर्मूला होता है, यानी कि समानुपाती होता है पी cos थीटा के, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है आर के पावर 2 के, आर स्क्वायर के। लेकिन जब समानुपाती कहा जाएगा तो हम ऐसे कह सकते हैं, तुझे बारिश बड़ा, और या फिर इसको तुम आर के पावर -2 भी बोल सकते हो। ऑप्शन में समानुपाती में अगर पूछ रहा है तो ये भी बोल सकते हो आंसर, ये भी बोल सकते हो आंसर। तो तुम्हारे पास ऑप्शन में क्या है वो तुम देख लो। हमारे पास तो सी ये दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अवस्था में, अच्छा निरक्षीय, अक्षीय का मतलब थीटा बराबर 0 और निरक्षीय का मतलब थीटा बराबर 90, तो यहाँ थीटा 90 रखो, cos 90, जब cos 90 रखोगे ना तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, टोटल को कर देगा 0, यानी कि निरक्षीय अवस्था में जो हमारा आएगा विद्युत विभव का मान वो क्या आएगा 0। लगे यहाँ तो ये भी हो गया। पूछ रहा निम्न में से कौन सदिश है भैया, अरे विभव को तो अभी पहले देखा मैंने, अदिश है, फ्लक्स भी अदिश है, तो 2 तो कट गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये सदिश था। सो ये है आवेश की पुनरावृत्ति। आवेश की पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति मतलब फिर से आवेश लेना, रिपीट करना, ठीक है। तो जब तुम रिपीट करोगे ना आवेश को तो उस समय ऊर्जा की हानि होती है, ये बात दिमाग में लिख लो। जब भी आवेश की रिपीटिंग होगी चार्ज की, हमेशा ऊर्जा का क्षय होगा। विद्युत विभव की विमा क्या होती है, अच्छा विद्युत विभव की विमा निकालना है, चलो निकालते हैं भैया, आ जाओ आ जाओ निकालते हैं, देखते हैं कौन सा होता है। अच्छा विद्युत विभव V इक्वल टू W/Q, तुमको तो मालूम है ना, हाँ W का विमा mL2T-2 डिवाइडेड बाई AT, है ना, है ना, है ना, है ना। तो देखो तो हो जाएगा यहाँ से mLT, सॉरी ठीक है, चलो देख लेते हैं, mL2T-3A-1, ठीक है, mL2T-3A-1, हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। हमको लगता है कि ये विद्युत विभव की धारिता नहीं पूछ रही है, विद्युत धारिता की विमा पूछ रहा है, ठीक है। आगे हो सकता है कि विद्युत विभव का भी विमा पूछे, तो विद्युत विभव का विमा देखो mL2T-2, ठीक है, ये देखना। अच्छा हमसे पूछा है विद्युत धारिता का, तो चलो ना C इक्वल टू Q/V, तुमको तो मालूम है फॉर्मूला, Q का होता है AT, हाँ, और V का ये अभी देख लिए तुम mL2T-3A-1। अच्छा देखो तो M को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा M-1, L ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L-2, T-3 ऊपर T3 और एक ऑलरेडी है T4, और A ऊपर जाएगा तो A2, क्योंकि A एक और है, तो M-1 L-2 T-4, सॉरी यहाँ -4 है, प्रिंटिंग मिस्टेक, A-4 A-2 A2, ठीक है। देख लो मिल रहा ना ये वाली चीज जो है, और ये वाली चीज जो मिल रही है, सो आंसर इज A, ठीक है। चलो नोट करो इसको जल्दी से, तुरंत आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वान डी ग्राफ जनरेटर उत्पन्न करती है। वान डी ग्राफ जनरेटर क्या उत्पन्न करती है, वीडियो नंबर 14 आपने इस सेकंड नंबर चैप्टर का वीडियो नंबर 14 जो मैंने डाला है उसका नाम ही है वान डी ग्राफ जनरेटर। मैंने पूरा वान डी ग्राफ जनरेटर 5 मार्क्स में पूछता है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। जब आप उसको देखोगे तो मालूम चलेगा कि वान डी ग्राफ जनरेटर को हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को जनरेट कर सके, तो उच्च वोल्टता के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ओके, यदि 100 वोल्ट आवेशित करने पर, अच्छा ये जो दे दिया तुमको, क्या दे दिया, भी दे दिया, कितना दे दिया 100 वोल्ट, ओके। ऊर्जा 1 जूल मिलती है, ऊर्जा कितनी मिलती है 1 जूल, ठीक है। तो धारिता बताओ, तुमको तो मालूम है ना भैया, U बराबर 1/2 CV² होता है ना, होता है। 1 हो गया, 1/2 हो गया, C कैलकुलेट करना है, और V का स्क्वायर, V 100 है, 100 का मतलब 10 के पावर 2, 100 का मतलब 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 का हमको स्क्वायर कर देना है। अच्छा 1 बराबर 1/2 गुना C गुना 10 के पावर 4, 2 इधर आ जाएगा, C गुना 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 को इधर भेजो तो C बराबर कितना, 2 गुना 10 के पावर -4 फैराड। देख लो सिंपल सा न्यूमेरिकल है फॉर्मूला पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था, अपने से भी तुम लोग कर सकते थे, मुझे नहीं लगता कि इसमें उतनी ताकत थी, ठीक है, लॉलीपॉप था। छी, ऐसा सवाल भी तुम लोगों से फंसेगा, नहीं सर अब नहीं फंसेगा, हम लोग तो कर लेते हैं, आप तो बरियारी कर दे रहे हैं। समान धारिता के इन संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम, तो ऐसे में हो जाएगा C+C+C+C n बार,
तो NC समांतर क्रम में कितना हो जाएगा, NC नहीं, C प्लस C 2C प्लस C 3C 4C 5C N है तो NC। उसी तरह से दूसरा बार आपकी बोला श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, किसमें जोड़ रहे हैं, श्रेणी में। तो श्रेणी में जब जोड़ोगे तो 1/C 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 N/C प्लॉट दोगे C/N, यानी कि यहां से हो जाएगा C/N। कह रहा ना कि अनुपात निकालना है, भागा देना, C से C खत्म हो जाएगा, N चला जाएगा ऊपर। सो ये आंसर इज N²/1, N² 1 आ जाएगा। ठीक है, हमको तो यही लगता है, तुमको क्या लगता है? सर अब हमको भी यही लगता है। पृथ्वी की धारिता होती है, तुमको याद है पृथ्वी की धारिता का मैंने निकलवाया, वीडियो में भी निकलवाया, क्लास में भी निकलवाया मैंने। गोलीय संधारित्र की धारिता जब भी तुमको निकालना है तो 4πε0 कर लेना है। तुमको मालूम है ना पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, और इसके वैल्यू तुमको मालूम ही है, 1/9 × 10⁻9 इंटू पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर और गुना 1000। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो तुमको 711 × 10⁻⁻6 फैराड मिलेगा, जिसको तुम 711 माइक्रोफैराड कह सकते हो। ठीक है, तो याद कर लो कि पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैराड होती है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। समांतर पट संधारित्र के बीच की दूरी बढ़ाने पर, अरे भैया तुमको तो पढ़ाए थे हम, ई होता है, ये बढ़ाओगे तो सी तो घटेगा ना, हाँ दूरी बढ़ाओगे तो सी घटेगा। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ की क्या होती है? देखो मान लो तुमको याद होगा समविभव पृष्ठ खींचना हम सिखाए हैं, समविभव पृष्ठ पहला चैप्टर में समविभव पृष्ठ खींचना सिखाए हैं। कैसे? मान लो यहाँ एक आवेश Q है, इसके कारण से ये हमको समविभव पृष्ठ बन गया। विद्युत क्षेत्र जो जाएगा ऐसे बाहर जाएगा तो 90 डिग्री कोण बना लिया कि नहीं बना लिया? ये विद्युत क्षेत्र है और ये समविभव पृष्ठ है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कि यहाँ से हमको लगता है ना कि लंबवत होगा, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, आते हैं, चलो नोट करो जल्दी से भैया, जल्दी जल्दी छापो। चलिए तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 में। पिछला नंबर 25 ही था ना? हाँ 25 ही होगा, नहीं होगा तो मेंटेन करना, नंबरिंग गलती उलती होगा तो कैप नहीं लगाना। साबुन के बुलबुले को ऋणावेश देने पर क्या होगा? अच्छा, ऋणावेश देना का मतलब समझ रहे हो ना? ऋणावेश देना मतलब इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा होगा। घर में 4 लोग हैं, चारों की शादी नहीं हुई है, चारों लड़के हैं, शादी करके आ गए, 4 औरतें और बढ़ गई, उतने ही घर में काम चलेगा क्या? बढ़ाना पड़ेगा, घर बड़ा करना पड़ेगा आपको। उसी तरह से साबुन के बुलबुले को जब तुम ऋणावेश दोगे ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए ना, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो उनको जगह बढ़ाना पड़ेगा। गोला जो था बुलबुला वो इतना बड़ा था, अब कुछ गोला बढ़ जाएगा, और जब गोला बढ़ जाएगा तो त्रिज्या पूछ रहा है, अरे गोला बढ़ गया तो त्रिज्या तो बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा। अच्छा, सवाल अगर होता कि सर धनावेश दिया जाता तो धनावेश दिया तो इलेक्ट्रॉन निकलता तो जगह कम होता तो घट जाता। ठीक है, ओके। ये 27 नंबर सवाल खूबसूरत है। 1 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र हैं और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखो ऐसे कुछ है, एक और ये भी एक। कह रहा है कि तीसरा एक और है 0.5 का, श्रेणी क्रम में है, इनका तुल्य कितना होगा? अच्छा पहले इनको जोड़ लो ना, समांतर क्रम में है। किसमें? ये समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है? C1 + C2, तो इसके बदले में हो जाएगा 1, और ऑलरेडी ये है, इसका हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, 0.5 माइक्रोफैराड। अब ये किस में होगा भाई? ये हो गया समांतर में, और समांतर में अगर जोड़ना है 1/CS = 1/C1 + 1/C2, 1/CS2 + 1/0.5, 0.5 को उड़ाओगे ऊपर 10, ये 2। ठीक है, तो देखो 1/CS = 1/2 + 2 एंड दैट भी इक्वल टू 5/2। CS = हो जाएगा 2/5, यानी कि 0.5 माइक्रोफैराड। ये देख लो, कहीं दिक्कत है तो बोलना, कहीं दिक्कत है तो बोलना। बहुत आसान सवाल था, 0.5 माइक्रोफैराड। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र जोड़ने पड़ेंगे? बहुत मजेदार है। खाक मजेदार है, खाक कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे ओ रामा, कैसे जोड़ोगे, इसको कैसे करोगे? 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करना है और 2 माइक्रोफैराड के तुम्हारे पास धारिता वाले संधारित्र है, तुमको जोड़ना 5 लाना है। कैसे लाओगे? कम से कम कितना जोड़ोगे? ट्राई किया जाए, ट्राई करने वाली चीज है। हालांकि बाद में हम आपको ट्रिक बताएंगे इसके लिए, लेकिन अभी हम आपको ट्राई करना सिखाएंगे। ठीक है, समझ लो मुझे भी नहीं आता, समझ लो भैया मुझे भी नहीं आता। जब मुझे नहीं आता ना तो हम ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? तुम लोगों की तरफ बैठ नहीं जाएंगे, हाँ हम ट्राई करेंगे।
हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। अच्छा सुनो ना, एक काम करते हैं लल्ला मेरे, अगर यहाँ पर अगर ये हो गया 2 2 2, तो कितने हो गए इसके, कितने हो गए, मुझे लगता है कि 2 2 2 2 4 6 हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, काम करो, 2 2 1 हो गया, ये 1 हो गया, इन दोनों को जब हम जोड़ दिए तो ये तो 1 हो गया ना। अब 1 हो गया, अब मुझे 4 लाना है, 4 लाना है, तो ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। देखो तो ये 2 और ये 2 श्रेणी में है, तो इसके बदले में 1 माइक्रोफैराड, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो इस तरीके से तुम 4 ला सकते हो, 5 हो गया तुम्हारा। ठीक है भैया, तो देखो तुम्हारा कम से कम कितने लेने पड़ेंगे मुझे, 4 लेने पड़ेंगे। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए मुझे 2 माइक्रोफैराड के कम से कम 4 संधारित्र जोड़ने होंगे। ठीक है, बाकी चीजें इसको ट्रिक करके मुझे जो भी आपको ऐसा पूछ सकता है कि 10 प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड कम से कम कितने होने चाहिए, 50 के लिए कितने चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ट्रिक सीखेंगे। न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो डालेंगे तो हम उसमें आपको इसका ट्रिक सिखाएंगे। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य हमेशा 0 होता है, क्योंकि समविभव ऐसे होता है, देखो V2 माइनस V1, अगर समविभव पृष्ठ है तो V2 माइनस V1 दोनों बराबर होंगे तो 0 हो जाएगा, विभवांतर सो 0। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये वाली चीज को याद रखिएगा, ट्रिक सिखाएंगे न्यूमेरिकल वाला वीडियो जब डालेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराएंगे न्यूमेरिकल का, उसी में आपको हम इसका ट्रिक सिखाएंगे। तो मिटा दे इसको, नोट कर लिए आप, नोट कर लिए, चलिए ठीक। अब यहां से हम आपको कुछ न्यूमेरिकल वाली ऑब्जेक्टिव्स दिखाएंगे जो पूछ चुका है, पहले पूछ चुका है, और हो सकता है कुछ अपने से भी देंगे जो पूछने वाला हो, या मतलब चांसेस बनते हैं इसके न्यूमेरिकल वाले, जो सॉल्व करके आपको आंसर करना होगा। ठीक है, 64, ये देखो ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है VVI। ठीक है, क्वेश्चन बैंक देखोगे तो दिखेगा ऐसा, 64 समरूप बिंदु है, मतलब कि बारिश की बूंदे हैं एक जैसी और 64 को बूंद मिलकर ना एगो बूंद बनाता है। मतलब कि यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो 64 को छोटा 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 64 वो है। ठीक है, मिलके एगो बड़ा बूंद बनाता है। मान लेते हैं कि इस छोटका का प्रत्येक का त्रिज्या r है और बड़े वाले का e है। ठीक है, अच्छा 64 को बूंद मिलके एगो बड़ा बूंद बनाएगा, इसका मतलब कि इसका सबका आयतन और इसका आयतन हमको बराबर होना चाहिए है। इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r3, एगो का आयतन हुआ, लेकिन 64 को है तो 64 से गुना करना पड़ेगा, और यहां पर बड़ा का आयतन दोनों बराबर होगा, सिंपल है। 64 को बूंद मिलके ही ना बड़ा बना रहा है, तो 64 का आयतन निकाल के बड़का का बराबर कर दिए, 4/3 से 4/3, पाई से पाई खत्म, यानी कि बड़का r के क्यूब बराबर 64 r3, यानी कि r बराबर हमारा बुझाता ना कि 4r, यानी कि जो बारिश की बूंद बड़ी वाली बनेगी वो छोटे वाले से 4 गुना अधिक होगी। तो तुमको तो मालूम है कि c बराबर जो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है। हाँ, छोटे वाले की धारिता तुमको मालूम है, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटका r, एगो बूंद का, और वो दे रखा है तुमको 5, प्रत्येक की धारिता 5, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और छोटका r की जगह पे तुम 5 इस्तेमाल कर सकते हो। बड़का r है की जगह पे 4r, ये वाली चीज 4 को बाहर निकाल लेते हैं। ओके, 4 इसके जगह पे 5 का इस्तेमाल करते हैं, 20 माइक्रोफैराड इज द आंसर। ठीक है, सो हमारा 20 माइक्रोफैराड, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस सवाल में, मजेदार सवाल है। आंसर 20 माइक्रोफैराड। आते हैं इस पर, 2 कूलम्ब, सो Q = 2 कूलम्ब। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान और सिंपल तरीका, जो डाटा दिया है पहले वो तुम्हारे यहाँ जो लेवल है बोर्ड एग्जामिनेशन वाली लेवल, तो उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में सोचना नहीं होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है तुम्हारा अधिक से अधिक सवाल। ठीक है, सारा डाटा नोट करो और देखो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है, बैठा दो। 2 कूलम्ब Q दे दिया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का काम, ओके। W दे दिया, ठीक है। बिंदुओं के बीच का विभवांतर तुमको याद होगा, W बराबर तुम पढ़े हो Q इंटू V2 माइनस V1, या V जो भी हो, यही है विभवांतर, और यही तुमसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो V2 माइनस V1 = W/Q कर सकते हो।
W तुम्हारा 20 है और Q तुम्हारा 2 है। 10 वोल्ट तुम्हारा अपने आप आ गया 10 वोल्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा रहा न्यूमेरिकल वाला। अभी हम संधारित्रों को जोड़ने पर कुछ क्वेश्चन आपसे कराना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं इन संधारित्रों को जोड़ के कि कितना आता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जाना पहचाना लग रहा होगा, मैंने कराया है। ए तथा बी के तुल्य धारिता, फोटो देखो, ये दोनों तुमको दिख रहे हैं श्रेणी में, नहीं समांतर में सर। तो इसके बदले में एक आएगा और एक यहां पे ठहरा, ठीक है, 4। इनके बदले में ये वाला कितना होगा? तो हमको लगता है कि समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में C1 + C2, 3 2 5 है कि नहीं है? अब ये श्रेणी में हो गए। अब ये श्रेणी में होंगे ना, तो इसको जोड़ के उल्टा कर देना बस, सिंपल ऐसे, ठीक है। 20 हो जाएगा यहाँ पे, 4 + 5 9/20 पलटोगे ना, सो 20/9 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ने का यही तरीका है मेरा भैया। 1/CS इतना आया, 1/CS 9/20, तो CS = 20/9, इसीलिए 20/9 20/9 20/9। देखो एकदम सिंपल। इसको देखो, अब इस फिगर को देखो। इस फिगर को करने के पहले मुझे लगता है कि ये देखो, ये तो है हमारा, और ये हमको श्रेणी में लग रहे हैं, ये दोनों श्रेणी में लग रहे हैं। तो श्रेणी में जो लग रहे हैं, इनको जब हटाओगे तो इसके बदले में ये आ जाएगा। इन दोनों के बदले में ये लिख रहे हैं, और नीचे अभी भी है मेरे पास ये ए वाला टर्मिनल, ये बी वाले टर्मिनल, 2 4 4, और ये देखो श्रेणी में है ना भाई, तो 1/4 1/4 2/4 1/2 2। हमको लगता है तुम समझ चुके हो, इसको समझ चुके ना। इसको कर लो 1/4 1/4, शायद 1/4 1/4, फिर 2/4 1/2, पलटेंगे 2। हाँ ये देखो जो भाई जो समांतर में, तो समांतर में हो जाएगा लल्ला मोरे, तो 2 और 2 मिलकर 4, यानी कि इसके बदले में 1 होगा और वो हो जाएगा 4। अब हमको लगता है कि ये तीनों जो है ना श्रेणी में हो गए। अब श्रेणी में हो गए तो 1/4 + 1/4 + 1/4 3/4 पलटोगे 4/3, सो आंसर इज 4/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये था हमारे लगभग 35-36 हो गया सवाल आपका। ये जबरदस्त खतरनाक 35 ऑब्जेक्टिव। इस पूरे को वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिए। देखने के बाद आप इन सब का नोट्स बनाइए क्लियर, और रेगुलर इंटरवल पर इसको रिवाइज करते रहिए। इसी में से क्वेश्चन आएगा, वादा करते हैं। चैप्टर 2 से अगर एक भी क्वेश्चन आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, तो भैया इसी से आएगा। ठीक है, अपना सारा वीडियो, सारा लेक्चर जो है, मैं जो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, लगातार आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद है तुरंत ऑफलाइन कोचिंग खुलेगा। ठीक है, प्रभु से मनाइए कि जल्दी भगवान खुले, ताकि हम लोग ऑफलाइन आनंद उठा सके। तब तक के लिए जय हिंद।